मैं डॉक्टर शेखर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, नंदलाल सिंह महाविद्यालय, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंतर्गत आज आपको ई कंटेंट की श्रेणी में वीडियो क्लासेज के रूप में हम कार्यपालिका के बारे में आपके समक्ष चर्चा करना चाहेंगे। ये कार्यपालिका, जिसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, इसके बारे में हम इसके संगठन, संरचना, इसके विभिन्न कार्यों का विश्लेषण करेंगे। कार्यपालिका से जुड़े अधिकारियों और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं की संरचना तथा कार्यपालिका के अधिकार एवं कार्यप्रणाली का भी आज हम चर्चा आपके समक्ष करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज आता है कि कार्यपालिका है क्या, इसके क्या मीनिंग है। तो हम यह कह सकते हैं कि कार्यपालिका सरकार का वह महत्वपूर्ण अंग है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने तथा उन कानूनों को तोड़ने वालों को दंड दिलाने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना कार्यपालिका का प्रमुख कार्य होता है। कार्यपालिका शब्द के प्रयोग से ही सामान्यतः सरकार का बोध होता है, पर यदि देखा जाए, हम उस पर विचार करें, तो कार्यपालिका जो है वह संपूर्ण सरकार का द्योतक नहीं है। कार्यपालिका जो है वह व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के समान ही सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। कार्यपालिका के अंतर्गत राज्य का प्रधान, मंत्री परिषद के सदस्य, प्रशासकीय अधिकारी सभी आते हैं। कार्यपालिका के बारे में हम सामान्यतः सरकार के नाम से जान लेते हैं। केवल सरकार के नाम से जान लेने से
ही इसका महत्व हमें पता चल जाता है। पर कार्यपालिका के प्रशासन की जिम्मेवारी जो कार्यपालिका को संचालित करने के लिए होती है वह मंत्रियों पर होती है, किंतु स्वयं जो मंत्री हैं वह इतने बड़े कार्य को नहीं कर सकते। इसलिए इनके अंतर्गत अस्थायी प्रशासनिक अधिकारियों का जाल बिछा होता है, जो अपने कार्य में दक्ष और विशेष योग्यता रखने वाले कर्मचारी होते हैं, जिन्हें हम नौकरशाही के नाम से भी जानते हैं। कार्यपालिका में देश का प्रधान, देश का मंत्रिमंडल, छोटे बड़े वे सारे सरकारी अधिकारी सम्मिलित होते हैं, जिनका कार्य राज्य की इच्छा के अंतर्गत कानूनों को लागू करवाने से होता है। आज जब हम कार्यपालिका के बारे में आपके समक्ष चर्चा कर रहे हैं, तो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत इसका जो अर्थ है वह बड़ा ही संकुचित है। पूरे विस्तार के रूप में इसकी चर्चा नहीं है। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत कार्यपालिका का अर्थ केवल राज्य के प्रधान तथा मंत्रिमंडल से लगाया जाता है। कार्यपालिका का जो कार्य है वह प्रशासन संबंधी नीति निर्धारण करना और प्रशासकीय विभागों की देखभाल करना होता है। हम यह जान लें कि कार्यपालिका का जन्म राज्य के विकास के साथ हुआ है। कार्यपालिका जो है वह सरकार की मूल शाखा है, जिसके माध्यम से समस्त कार्यपालिका एजेंसियां तथा संस्थाएं कानून के रूप में अभिव्यक्त राज्य के सामूहिक इच्छा को क्रियान्वित करती हैं। कार्यपालिका का संगठन और निर्माण अनेक प्रकारों से होता है। विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की कार्यपालिका का संगठन हमें देखने को मिलता है।
उसमें हम देखते हैं कि किसी किसी देश में वंशानुगत सिद्धांत है। इस वंशानुगत सिद्धांत के अनुसार किसी खास वंश का व्यक्ति ही कार्यपालिका का प्रधान होता है। इसका सबसे बड़ा उत्तराधिकारी, बड़ा अधिकार रखने वाला ही होता है। हम देखें इंग्लैंड में जैसे सम्राट जो है वह वंशानुगत है। ब्रिटेन में वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत कार्यपालिका का गठन है। पर आज के इस लोकतांत्रिक युग में ऐसे वंशानुगत कार्यपालिका का उदाहरण कम मिलता है। वैसे हम देखें जिन देशों में यह वंशानुगत कार्यपालिका हमें दिखाई पड़ती है तो वहां भी कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति होती है वह इसके प्रधान के हाथ में नाम मात्र की ही होती है। प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत से भी कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। विश्व के बहुत सारे देशों में कार्यपालिका का जो चुनाव है जनता के प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। अमेरिका जैसे राज्यों में गवर्नर का चुनाव जो होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। पर अमेरिका का जो चुनाव की व्यवस्था है अमेरिकी संविधान के अनुसार वह अप्रत्यक्ष है। लेकिन अमेरिका के राज्यों में गवर्नरों का चुनाव जो है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। व्यवहारिक रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से ही होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचित होने वाली जो कार्यपालिका होती है वह बड़ी ही शक्तिशाली और अस्थायी होती है। उसमें जनता का विश्वास होता है। कार्यपालिका के संगठन में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो व्यवस्था है वह भी अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। बहुत सारे देशों में अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का चुनाव होता है जिसमें जनता सीधे रूप से भाग नहीं लेती। जैसे भारत में हम कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रपति को ले सकते हैं जो भारत के कार्यपालिका का प्रधान होता है। पर
यहाँ के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष ढंग से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। कार्यपालिका के संगठन के अगली कड़ी में व्यवस्थापिका चुनाव संबंधी सिद्धांत भी अपनाया जाता है। ऐसे जगहों में कार्यपालिका के प्रधान का निर्वाचन व्यवस्थापिका के सदस्य करते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी व्यवस्थापिका के सदस्य भाग लेते हैं। स्विट्जरलैंड में भी इसी तरह की व्यवस्थापिका को हम देखते हैं जो हमारे कार्यपालिका का चुनाव करती है। ऐसे कार्यपालिका के संगठन से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच अच्छे संबंध स्थापित होते हैं, जिससे देश के शासन संचालन करने में काफी सहूलियत होती है। कार्यपालिका का संगठन जो है वह मनोनय सिद्धांत पर भी होता है। हम देखते हैं कभी कभी उदाहरण के रूप में हमारे सामने आते हैं कि कार्यपालिका का जो चुनाव है वह मनोनयन के द्वारा होता है। भारत के विभिन्न राज्यों में हम गवर्नरों, राज्यपालों की स्थिति को देखें तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है वह राज्यपाल को मनोनीत करता है। यह मनोनय के सिद्धांत के अंतर्गत कार्यपालिका का संगठन का निर्माण होता है। इसी प्रकार कार्यपालिका के विभिन्न प्रकार होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। कहीं कार्यपालिका के प्रकारों का वर्गीकरण अलग अलग ढंग से होता है। इसके अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका होती है। वास्तविक कार्यपालिका का मतलब जब कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वह नाम मात्र का न होकर अपने सभी शक्तियों का, समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है, उसे हम वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। इसके उदाहरण के रूप में हम अमेरिका के राष्ट्रपति को ले सकते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका इसके प्रकारों के अंतर्गत आती है। जब सरकार और राज्य का जो सर्वोच्च होता है वह केवल दिखाऊ होता है, नाम मात्र का होता है, जो अपनी शक्तियों का प्रयोग खुद नहीं कर सकता, उसे हम नाम मात्र का कार्यपालिका कह सकते हैं। जैसे ब्रिटेन के जो सम्राट होते हैं
वह खुद अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। हमारे भारतीय राष्ट्रपति का भी हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि राष्ट्रपति के नाम पर ही समस्त कार्य किए जाते हैं, पर राष्ट्रपति स्वयं अपने से कोई कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ऐसी जगहों में जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति होती है वह मंत्रिमंडल के हाथ में होती। संसदीय कार्यपालिका, संसदीय कार्य पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव जिसे हम कहते हैं, यह संसदीय कार्यपालिका के अंतर्गत राज्य का प्रधान जो होता है वह नाम मात्र का होता है तथा वास्तविक शक्ति जो होती है वह मंत्रिमंडल के हाथ में होती है। और मंत्रिमंडल जो है वह अपने कार्यों के प्रति, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका, ये जो संसदीय कार्यपालिका है, इसके ऊपर व्यवस्थापिका का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, तो हम इसे संसदीय कार्यपालिका कह सकते हैं। यह संसदीय कार्यपालिका ब्रिटेन, फ्रांस तथा हमारे भारत में लागू है। जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं को यह अनुभव हो चला था कि संविधान में संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत ही भारत में शासन चलाया जा सकता है। संविधान निर्माताओं को यह मालूम हो गया था कि यदि संघीय कार्यपालिका की जगह अध्यक्षात्मक कार्यपालिका को अपनाया जाए तो जो राष्ट्रपति होगा वह अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएगा और वैसी स्थिति में व्यक्ति पूजा की परंपरा देखने को मिलने लगेगी। इसलिए संविधान निर्माता यह चाहते थे कि ऐसी सरकार की व्यवस्था की जाए जिस पर अंकुश और नियंत्रण भी हो। संसदीय कार्यपालिका में जो व्यवस्थापिका के प्रति भारत में जिम्मेवार है, अनेक प्रक्रियाएं हैं जो स्पष्ट करती हैं कि जो कार्यपालिका है वह न सिर्फ विधायिका के प्रति जिम्मेवार है वरन
जो जनप्रतिनिधि हैं वे भी इसे नियंत्रित कर सकते हैं। इसी व्यवस्था के तहत, इसी कारण के तहत संविधान निर्माताओं ने भारत के राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों जगहों पर संसदीय कार्यपालिका को अपनाया है। इसके आगे अध्यक्षात्मक कार्यपालिका आती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में राज्य का जो राष्ट्रपति होता है वह वास्तविक शक्तियों का उपभोग करता है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के प्रधान जो होते हैं वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। वे व्यवस्थापिका से पूर्णतः स्वतंत्र रहती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के ऊपर व्यवस्थापिका का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। यह हम अमेरिकी कार्यपालिका में देख सकते हैं। कार्यपालिका के अगले प्रकार में हम एकल कार्यपालिका, सिंगल एग्जीक्यूटिव को भी देखते हैं। एकल कार्यपालिका में जब कार्यकारिणी संबंधी नियमों पर निर्णय होने का होता है तो जो अंतिम निर्णय लेता है वह एक व्यक्ति में निहित होता है। इसे हम एकल कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका के प्रकारों में हम बहुल कार्यपालिका भी देखते हैं विभिन्न जगहों पे। बहुल कार्यपालिका में जब कार्यपालिका शक्ति विभिन्न व्यक्तियों में सम्मिलित रहती है, इसमें जो शक्तियां होती हैं वह एक व्यक्ति में नहीं होती। यह बहुत व्यक्तियों के एक समिति में सम्मिलित होती है। ऐसी कार्यपालिका स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है। कार्यपालिका के प्रकारों में हम तानाशाही कार्यपालिका को भी जान सकते हैं। तानाशाही कार्यपालिका जो है इसमें एक व्यक्ति सारे नियमों कानूनों को अलग छोड़कर शासन पर अधिकार कर लेता है और अपनी निरंकुशता बनाए रखता है, तो उसे हम तानाशाही कार्यपालिका कहते हैं। ऐसे अधिनायक के हाथ में सारी शक्ति केंद्रित हो जाती है।
जो तानाशाही कार्यपालिका के उदाहरण के रूप में हमारे समक्ष आती है। पाकिस्तान में जब शासन सत्ता पर जियाउल हक और जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाकर शासन पर अपना अधिकार कर लिया था, तो वह तानाशाही कार्यपालिका उस समय हमें देखने को वहां पे मिलती है। इसी कड़ी में हम कार्यपालिका के विभिन्न कार्यों का भी अध्ययन करना चाहेंगे। कार्यपालिका के क्या क्या कार्य होते हैं किसी देश में, इसकी क्या भूमिका होती है, इसके क्या फंक्शंस हैं, कार्यपालिका के कार्य में सर्वप्रथम हम प्रशासनिक कार्य को ले सकते हैं। कार्यपालिका जो होती है उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना, देश में सुरक्षा स्थापित करना, नागरिकों के जीवन की रक्षा करना महत्वपूर्ण कार्य है। इसके महत्वपूर्ण कार्यों में मंत्रिमंडल के प्रत्येक मंत्री के पास एक विभाग होता है और वह अपने विभाग के योग्य प्रशासन के लिए नीति निर्धारण, देश के आय व्यय पर नियंत्रण, कर्मचारियों की नियुक्ति और उनमें अनुशासन का भाव लाना, इनके प्रति प्रमुख कार्य होता है। कार्यपालिका की प्रमुख जिम्मेवारी कानूनों को लागू करना और उसको भंग करने वालों पर, तोड़ने वालों पर न्यायालय के समक्ष ले जाकर दंडित करवाना बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। इसके अतिरिक्त रेल, तार, डाक, कृषि आदि में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं बनाए रखना आज कार्यपालिका के कर्तव्य बन गए हैं। कार्यपालिका के प्रमुख कार्यों में राजनयिक कार्य, डिप्लोमेटिक फंक्शंस भी प्रमुख हैं। कार्यपालिका विभिन्न राज्यों, देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करते हैं, दूसरे देशों के साथ वार्ता करते हैं, समझौता करते हैं, संधियां करते हैं। कार्यपालिका के अधीन ही राजनयिक कार्य के अंतर्गत युद्ध की घोषणा,
करना इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। कार्यपालिका के अधीन ही राजनयिक कार्यों के संचालन के लिए विदेशों में अपने राजदूतों को नियुक्त करती है और विदेशी राजदूतों को अपने यहाँ स्वागत करती है। यह इसके महत्वपूर्ण कार्यों में से है। कार्यपालिका के महत्वपूर्ण कार्य में सैनिक कार्य आता है। प्रत्येक देश की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वह देश की संपूर्ण सेनाओं का प्रमुख होता है। अपने देश की सुरक्षा की सारी जिम्मेवारी कार्यपालिका पर होती है। इस कारण वह सेना के बड़े बड़े अधिकारियों को नियुक्ति करता है। जल, थल और वायु सेनाओं का संगठन करता है। और कार्यपालिका के द्वारा ही युद्ध एवं शांति की उद्घोषणा की जाती है। कार्यपालिका के अगले कार्य के रूप में हम न्यायिक कार्य को ले सकते हैं। जब हम इसके कार्यों को देखते हैं तो देखते हैं हम कि कार्यपालिका के प्रधान के पास कुछ न्यायिक कार्य, महत्वपूर्ण न्यायिक कार्य के भी संपन्न करने की जिम्मेवारी रहती है। जैसे भारत में, अमेरिका में जो कार्यपालिका का हमारा प्रधान राष्ट्रपति होता है वह केवल न्यायाधीशों की नियुक्ति ही नहीं करता है, उनके पास न्यायिक कार्य में अपराधियों को क्षमादान देने करने योग्य कुछ कार्य भी होती हैं, कुछ शक्तियां भी होती हैं। अगले कार्य के रूप में हम वित्तीय कार्य को ले सकते हैं। कार्यपालिका का जो कार्य होता है वह जनता पर टैक्स लगाने का होता है। जनता के टैक्स को बढ़ाने और घटाने का दायित्व भी वित्तीय कार्य के अंतर्गत कार्यपालिका के पास रहता है। राष्ट्रीय कोष की उचित देखभाल करने के लिए एक विभाग होता है जिसे हम वित्त विभाग कहते हैं, जो वित्तीय कार्यों को देखता है। कार्यपालिका के अगले कार्य के रूप में हम विधायी कार्य, लेजिस्लेटिव फंक्शंस को ले सकते हैं। विधि निर्माण संबंधी कार्य व्यवस्थापिका का है, किंतु संसदीय प्रणाली में कानून बनाने का बहुत कुछ भार आज कार्यपालिका पर आ पड़ा है।
राष्ट्रपति को संसद में अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। अधिवेशन बुलाकर कानून करने का निर्माण उसमें होता है। इसलिए विधायी कार्य जैसे भी कार्य कार्यपालिका को करने पड़ते हैं। इस कार्यपालिका के कार्यों की कड़ी में बहुत सारे अन्य कार्य भी आ जाते हैं। देश के ऊंचाई पर ले जाने के लिए वह अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को करती है। कार्यपालिका आर्थिक प्रगति के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती है, उसे क्रियान्वित करती है। कार्यपालिका जो है वह विशिष्ट लोगों में विशिष्ट कार्यों के लिए, उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए उपाधियां देती है। ताकि अन्य लोग भी विशिष्ट कार्य कर सकें, देश को आर्थिक प्रगति की ओर ले जाएं। आज के युग में आज लोक कल्याणकारी एवं समाजवादी भावना के विकास के चलते राज्य के कार्य क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। कार्यपालिका जो है वह केवल पुलिस राज्य की भूमिका ही नहीं निभाता, वरन राष्ट्रीय जीवन के अन्य पहलुओं पर भी अपना ध्यान रखता है। कार्यपालिका के कार्यों में बहुत विस्तार हो जाने के कारण व्यवस्थापिका के जिम्मे बहुत सारे काम हो गए हैं। व्यवस्थापिका सभी विधेयकों का अध्ययन करे यह संभव नहीं। इसके लिए प्रदत्त विधायन के तहत विधायिका विधेयक के केवल सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करती है और उसका विस्तार करने की जिम्मेवारी कार्यपालिका को दे देती है। ऐसे प्रदत्त विधायन से कार्यपालिका की शक्ति में काफी वृद्धि हुई है। आज जो औद्योगिक युग है, औद्योगिक क्रांति का युग है, जिसके चलते राज्यों में इसके कार्यों में काफी वृद्धि हुई है। कार्यपालिका में राज्य के सामाजिक, आर्थिक एवं औद्योगिक कार्यों को भी संलग्न कर दिया गया है। कठोरिये दल व्यवस्था के कारण भी कार्यपालिका के कार्यों में लगातार वृद्धि हुई है। संकट काल के समय विश्व के लगभग सभी देशों में कार्यपालिका को संकटकालीन अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका दुरुपयोग कर कार्यपालिका जो है वह तानाशाह बन सकती है।
प्रशासकीय संगठन की लोकप्रियता में कार्यपालिका का इतना अधिक विस्तार हुआ है कि वह स्वाभाविक ढंग से भी अपनी शक्तियों को बढ़ा रही है। कार्यपालिका में दलीय अनुशासन के चलते भी शक्ति में काफी वृद्धि हुई है, क्योंकि दलीय अनुशासन के नाम पर व्यवस्थापिका का कोई भी सदस्य कार्यपालिका का विरोध नहीं कर सकता। कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि के लिए विभिन्न कारणों के विश्लेषण के बाद हम कह सकते हैं कि आज कार्यपालिका की शक्तियों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। आज कुछ लोग कार्यपालिका की बढ़ती हुई शक्ति को कार्यपालिका के तानाशाह के नाम से संबोधित करती है। आज उम्मीद है कि हमारे इस व्याख्यान से कार्यपालिका के मुख्य कार्य, इसके महत्व पर सटीक जानकारी आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।